गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 19 एंड 20 जून पे हम पहुंच चुके हैं और आज के हम कुछ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज जो हैं वो देखेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आज के जो टॉपिक्स हम एमसीक्यूज के लिए डिस्कस करेंगे वो दिखा देता हूँ। तो वैल्यू ऑफ फ्लावर के बारे में देखने वाले हैं, लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे, अस्त्रा मार्क वन मिसाइल के बारे में देखेंगे, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, सेफ्टी ऑफ आधार डेटा, नेशनल फ्लैग, जीआई टैग, नेपच्यून, साउथ वेस्ट मॉनसून, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लेकर डिस्कशन लार्जली हमारा रहेगा इस लेक्चर के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपने मार्क्स को सेट करें। जो टारगेट आपका है, कट ऑफ यहाँ पर 6 की रखी गई है। हर सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क देना है अपने आप को, गलत आंसर के लिए 0 स्कोर रहेगा। और अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड सही नहीं कर पाते, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन ने ये आपसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए या इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, इस चीज़ में कहीं कंफ्यूजन हो जाता है तो वहाँ पर -2 एज अ पेनल्टी रहने वाली है। चलिए यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप नेट 50 कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं exam.netmug.com के ऊपर, जहाँ पर आप यूपीएससी के लिए जो आपकी 2023 और 2024 की सीरीज़ है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इजी क्वेश्चन है आपका है। अभी वैली ऑफ नेशनल पार्क जो था न्यूज़ में था, आपको बताना है सिंपली ये किस राज्य के अंदर स्थित है। इज इट इन हिमाचल प्रदेश? क्या ये हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेट करता है? उत्तराखंड के अंदर? पंजाब? यूपी? नाउ यूपीएससी लार्जली इस तरीके के बहुत इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पीसीएस में या दूसरे एग्जाम में दिखाई देंगे, लेकिन हाँ, लोकेशन पता होना जरूरी है। जस्ट बिकॉज समथिंग इज इजी डजंट मीन कि यूपीएससी वो पूछ ही नहीं सकता। कई बार इजी इजी चीजें भी पूछ ली जाती हैं, चाहे पूरे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन 4 या 5 ही क्यों ना हो। और दूसरी बात, पहले तो आपको इजी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो उसके ऊपर जो डिफिकल्ट चीजों की फाउंडेशन, जो इजी चीजों की फाउंडेशन है उसके ऊपर आप डिफिकल्ट चीजों की बिल्डिंग खड़ी करेंगे। तो यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है, रिसेंटली ये न्यूज़ में इस वजह से था क्योंकि समर सीजन आ चुका है और इसे टूरिस्ट लोगों के लिए खोल दिया गया है। और ये लोकेट करता है कहाँ पर? ये लोकेट करता है चमोली में। चमोली डिस्ट्रिक्ट जो आपका उत्तराखंड के अंदर है, वहां पर ये लोकेट करता है। इट इज एक्सेसिबल टू द पब्लिक। अब ये जून के महीने से लेकर अक्टूबर तक ये लोग यहाँ पर जा सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे। और उसके बाद ये बर्फ से पूरे तरीके से ढका रहता है जब विंटर सीजन यहाँ पर आता है। और यहाँ पर इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें, सो एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी और एक ब्रिटिश माउंटेनियर्स थे, एक बॉटनिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था फ्रैंक स्मिथ। उनके द्वारा इसे ढूंढा गया था 1931 के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द मैप पोर्शन। कहां पर ये लोकेट करता है आप यहां पर देख सकते हैं, वैली ऑफ नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर, उत्तराखंड के अंदर ये लोकेट करता है। राइट नाउ, जो भी चीज़ें, जो भी लोकेशंस आपकी न्यूज़ पे आती है ना, उसको अपने जो मैप आपके पास होगा, जो एटलस आपके पास होगा, उसके अंदर मार्क करते जाइएगा ताकि साल के एंड में आपको पता हो कि पूरे साल में ये सब चीज़ें जो थी न्यूज़ में थी और ये सभी चीज़ें जो हैं वो एग्जाम में आ सकती हैं। क्योंकि 5 साल पहले कोई चीज़ न्यूज़ में थी उसके आने के चांसेस कम है, लेकिन हाँ, पिछले 1 साल में जो जो लोकेशंस आपकी न्यूज़ में थी वो पूछी जा सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एडवांटेजेस और लिक्विड नैनो यूरिया ओवर कन्वेंशनल यूरिया। अब देखिए, एक कन्वेंशनल यूरिया होता है जो पुराने टाइप का, हम इसके बारे में डिस्कशन करते थे कि किस तरीके से वो जो कृषि है या खेती है या फिर हमारी जो भूमि है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। एंड दिस इज अ न्यू वर्जन। ठीक है, अब न्यू वर्जन जो है लिक्विड नैनो यूरिया, इसको लेकर बताया कि ये क्या करता है। क्या ये कंट्री के सब्सिडी बिल को रिड्यूस कर देगा? क्या इसका सब्सिडी से कोई लेना देना है? मे बी। ये क्या करेगा? ये सोइल वाटर एयर पोल्यूशन को कम करने की ताकत रखता है। हो सकता है नया है, हो सकता है इसके अंदर ये एडवांटेज हो, लेकिन जरूरी नहीं भी है। हायर क्रॉप यील्ड, क्या है इससे जो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी होगी वो दोनों बढ़ने वाली है? मे बी। अब आपको यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट दिए, यू नीड टू आंसर व्हाट इज करेक्ट। नाउ सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है। टाइमर बुरा मान गया, यहाँ पर आया नहीं, बट कोई बात नहीं, 10 सेकेंड्स आप लीजिए। ओके, वर्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट जो है, ये प्रॉमिस करता है कि ये क्या करेगा, ये सब्सटेंशियली एक तो एग्रीकल्चर के अंदर जो यूरिया हम यूज किया करते थे उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा, मतलब एग्रीकल्चर पे लगने वाली कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। दूसरा ये भी कहता है कि मदर अर्थ को ये प्रोटेक्ट करेगा, सेव करेगा। इट मीन्स हम मान सकते हैं कि यस, कंपेयर टू द कन्वेंशनल यूरिया जो कि क्या करता था, जो कि पूरी एग्रीकल्चर लैंड को कहीं ना कहीं खराब कर देता था, तो ये सॉइल वाटर और एयर पोल्यूशन को कम कर देगा। ठीक है, इट इज एसेंशियली यूरिया इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल। ये जो लिक्विड यूरिया आपका है नैनो पार्टिकल की फॉर्म में है। एक आप कह सकते हैं यूरिया एक तरीके का केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है। कलर इसका वाइट होता है और ये आर्टिफिशियली आप कह सकते हैं नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, जो कि प्लांट्स को, देखिए प्लांट्स की डेवलपमेंट के लिए, जैसे हमारी बॉडी के लिए भी वाइटामिन न्यूट्रिशन काफ़ी ज़रूरी होता है, उसी तरीके से प्लांट्स को भी डेवलप करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? यूरिया की जरूरत पड़ती है, या फिर कहा जाए यूरिया में होने वाले नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। लास्ट ईयर मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जब इफको
इफ्को के द्वारा, इफ्को NBRC नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के द्वारा इस लिक्विड नैनो यूरिया को लेकर आया गया था। अब ये सब्सिडी बिल को कम करेगा, डेफिनेटली कम करने वाला है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। और ये क्या करेगा, जो पुराना यूरिया हुआ करता था उसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता था लोगों के द्वारा, तो लोगों को ये लगता था कि यूरिया को ज्यादा यूज करेंगे प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमारी लैंड खराब हो जाती थी। तो वो जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज था, जैसे हम कहते हैं कि एनपीके के अंदर एक पर्टिकुलर रेशियो हमारा होना चाहिए, यूरिया को बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, बैलेंस तरीके से यूज करना चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें फायदा देगा, क्योंकि यहां पर एक तरीके का इनडिस्क्रिमिनेट यूज जो होता है, एक अनबैलेंस्ड यूज जो होता है, वो यहां पर पूरी तरीके से रुक जाएगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने वाली है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जाती है। और जो एफिशिएंसी है लिक्विड नैनो यूरिया की, ये कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 85 to 90% है पुराने यूरिया के कंपैरिजन में, तो पुराने यूरिया के कंपैरिजन में इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है, तो इसकी क्वांटिटी भी आपको कम यूज करनी पड़ेगी, ज्यादा इसको यूज नहीं करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से करेक्ट आंसर विल बी डी, डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं जो कि अस्त्रा MK1 मिसाइल को लेकर है, पूछा गया इस मिसाइल को लेकर बताएं इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। देखिए एग्जाम के अंदर भी आपको ऐसे ही करना है, जो टॉपिक है हिंदी वाले यहां पर देख लीजिएगा, इंग्लिश वाले यहां पर अंडरलाइन कर दीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर, और सर्कल कर दीजिएगा जो भी चीज आपसे पूछी गई है। करेक्ट पूछी गई तो करेक्ट को सर्कल करिएगा, इनकरेक्ट पूछी गई तो इनकरेक्ट को सर्कल करिएगा। ठीक है, अब इससे फायदा ये होगा, आपको टॉपिक याद रहेगा क्या टॉपिक है, और रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या है वो भी आपको यहां पर याद रहने वाला है। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि इट इज डेवलप्ड बाय DRDO। क्या ये अस्त्रा MK1 मिसाइल जो है DRDO के द्वारा बनाई गई होगी, हो सकता है। इट इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल, ये जो मिसाइल है ये सरफेस से एयर की तरफ जाती है। नाउ 10 सेकेंड्स टाइमर इस बार आया है, बुरा नहीं माना है, तो 10 सेकेंड्स का यूज करिए और सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर डिस्कस करेंगे। इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस की पीस ऑफ पीपल पीस, यहां पर एक जो थीम था वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, उसको लेकर ही अस्त्रा MK1 मिसाइल न्यूज में थी। तो इस बार का जो UN पीस कीपर्स का, डे ऑफ UN पीस कीपर्स का जो थीम है वो है 3 पीस। 3 पीस क्या है, पीपल, पीस, प्रोग्रेस, राइट। नाउ अस्त्रा MK1 मिसाइल की बात करें तो मिसाइल को डेवलप किया गया डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एंड ये जो है फाइटर जेट्स पे भी डिप्लॉय की जाएगी। जो हमारे पास एक फाइटर जेट है सुकोई, सुकोई 30 MKI जिसे कहा जाता है, और इवन तेजस, इसके ऊपर भी इसे डिप्लॉय किया जाएगा, इंडियन एयरफोर्स इसको यूज करेगी, और आने वाले टाइम में MiG-29K के ऊपर भी इसे लगाया जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट आपकी हो जाती है ठीक। अब क्योंकि इसे आप देख रहे हैं कि किसके ऊपर लगाया जा रहा है, जेट्स के ऊपर लगाया जा रहा है, सो ये जो आपकी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जिसे हम BVM कहते हैं, आपने न्यूज़पेपर में काफी काफी बार पढ़ा होगा, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो है ये केपेबल है एक तरीके से बियॉन्ड द रेंज ऑफ 20 नॉटिकल माइल्स, और 37 किलोमीटर तक के जो टारगेट्स होते हैं उसको लॉक करने के लिए एयर टू एयर मिसाइल्स को फायर किया जाता है। और जो दूसरी कंट्री की, मान लीजिए पाकिस्तान इस केस के अंदर हम लेते हैं, उनकी जो एयर एसेट्स होती है, उनके जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, मान लीजिए उनके ड्रोन्स हैं, उनके एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी काम आती है। ठीक है, इसकी जो स्पीड है, स्पीड इज मोर देन 4 times दैट ऑफ साउंड, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं Mach 4 की इसकी स्पीड है, या फिर उससे भी ज़्यादा इसकी स्पीड है। और ये एल्टीट्यूड की बात करें तो 20 किलोमीटर तक एल्टीट्यूड, ऊंचाई तक ये पहुंच सकती है। इसी वजह से काफ़ी फ्लेक्सिबल माना जाता है इसे कॉम्बैट के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ डील साइन करी थी, ताकि अस्त्रा MK1 जो है, ये एयर टू एयर मिसाइल जो है हमारी, इसे इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई किया जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर DRDO के द्वारा बना तो दी गई, अब इसकी मास मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, तो यहां पर वो करी जाएगी भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, और ये किस तरीके की मिसाइल है, सरफेस टू एयर नहीं, एयर टू एयर मिसाइल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको इनकरेक्ट बताना था, तो आंसर होगा बी। और अगर आपने ए आंसर दिया है ये सोच के कि ये स्टेटमेंट ठीक है ये गलत है, तो मैं ए मार्क करता हूं विदाउट रीडिंग कि मैंने इनकरेक्ट पूछा है, तो वहां पर -2 की पेनल्टी आपको लगेगी, ताकि ये आदत छूट सके और एग्जाम के अंदर इस तरीके की दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट क्या है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। द ईयर 2022 विल मार्क द 50 years ऑफ UN एनवायरमेंट डिप्लोमेसी लॉन्च्ड अंडर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ये जो ईयर 2022 है, इससे क्या होगा, 50 साल हो जाएंगे UN एनवायरमेंट डिप्लोमेसी जो कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में लॉन्च करी गई थी। हो सकता है फर्स्ट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो थी, इसकी वजह से UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो था इसको एस्टैब्लिश किया गया था। क्या पहली कॉन्फ्रेंस से किया गया था, हो सकता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। ओके, देखिए 2022
जो ये साल हमारा है, यस, इसमें 50 साल हो रहे हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट डिप्लोमेसी, यूएन एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी को लिए हुए। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर आया गया था और यस, यहाँ पर यूएनईपी को भी लॉन्च किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? सी विल बी द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। नाउ इसके बारे में अगर हम कुछ और जानकारी यहाँ पर हासिल करने की कोशिश करें, तो ये जो साल है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब भी इस तरीके के कोई 50 साल होते हैं, 25 साल होते हैं, 100 साल होते हैं, तो चांसेस आर लाइकली कि 2022 में, 2023 में और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2024 तक उस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट समिट, ये हेल्ड करी गई थी स्टॉकहोम में 50 ईयर्स अगो, जून 1972 वो महीना और वो साल था। और इसने पहला ग्लोबल एफर्ट लिया था ताकि एनवायरनमेंट को एक वर्ल्ड वाइड पॉलिसी के तौर पर लेकर आया जाए, तभी यहाँ पर यूएनईपी की शुरुआत होती हुई आपको दिखाई दी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी मेथड्स कैन बी यूज टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ आधार कार्ड। आधार कार्ड की सेफ्टी के लिए कौन कौन से यहाँ पर मेजर्स यूज किए जा सकते हैं, देखना पड़ेगा कौन से आधार कार्ड से रिलेट करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि यूजलेस हैं, जो कि आधार कार्ड से जिसका कोई लेना देना नहीं है। सो क्या इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है? मे बी। मास्क आधार कॉपी होती है, हो सकता है। लॉकिंग बायोमेट्रिक्स होता है, मे बी। नाउ 10 सेकेंड्स यहाँ पर आपके पास हैं, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। नाउ देखिए, जब ये आधार का पूरा कॉन्सेप्ट आया था, यूपीए गवर्नमेंट इसको लेकर आई थी और तब बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज ने बहुत ह्यू एंड क्राई इसको लेकर काफ़ी शोर भी मचाया था। हालांकि इट टर्न्स आउट टू बी अ पॉजिटिव, इट टर्न्स आउट टू बी अ गुड प्रोजेक्ट। नाउ यहाँ पर अभी प्रॉब्लम देखिए, कोई भी अच्छी चीज़ होगी उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ भी हो सकता है जुड़ी हो, तो यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है कि आधार डेटा जो है, दोबारा से न्यूज़ निकल कर रही है कि इसके डेटा को मिसयूज़ किया जा रहा है। अब क्या यहाँ पर इसके मिसयूज़ को रोका जा सकता है? देखिए, पूरी तरीके से रोकना शायद इम्पॉसिबल हो, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि मिसयूज़ को कम ज़रूर किया जा सकता है और उसके लिए काफ़ी सारे यहाँ पर तरीके दिए गए हैं। पहला तरीका है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आपने देखा होगा कि कई बार हम जब भी आधार को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो एक ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड हमारे मोबाइल पे आता है, राइट? और इसको यूज़ करते हुए हम वहाँ पर ऑथेंटिकेशन करते हैं। जैसे अगर आपको आज के टाइम में ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, या फिर बैंक अकाउंट ओपन करना है, या फिर आपको ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलना है, तो इन सभी एरियाज के अंदर आपका आधार कार्ड जो होता है ना, उसे कहते हैं वो ई वेरीफाई कर देंगे। आपको फिजिकल कॉपी नहीं भेजनी पड़ेगी, तो उसके लिए ओटीपी के थ्रू आपको इसे वेरीफाई करना पड़ता है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक सिक्योरिटी लेयर आपको प्रोवाइड करता है। फिर इसके अलावा है मास्क आधार कॉपी। देखिए, अभी तक हमने देखा जहां पर भी जाते हैं, वो आधार कॉपी फ्रंट बैक दोनों की जो फोटो होती है तो वो ले लेते हैं। जब आप मोबाइल फ़ोन का एक नया कनेक्शन भी लेते हैं, तब भी ऐसा किया जाता है। अब उसकी कितनी कॉपीज़ आगे जाकर बना दी जाए, क्या हमारे पास उसका कोई डेटा है? नहीं, हमारी उसी तरीके से जो फ़ोटोज़ ली गई हैं आधार कार्ड की, उसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वन कैन डाउनलोड अ मास्क आधार कॉपी। एक मास्क आधार कॉपी का प्रोविज़न रखा गया है यूआईडीएआई की वेबसाइट पे। जो आपकी यूआईडीएआई ये पूरा आधार को बनाने के और मैनेज करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पर इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से ये जो मास्क आधार कॉपी है, इसको आप ले सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, ये आपके ओरिजिनल आधार से अलग है, क्योंकि इसमें पूरी आधार आईडी नहीं दिखाई जाती। इसमें क्या होता है, आगे के नंबर्स नहीं दिखाए जाते, जैसे आपने अपने एटीएम कार्ड पे या फिर जब ऑनलाइन देखा होगा क्रेडिट डेबिट कार्ड में, और लास्ट के 4 नंबर जो होते हैं वो दिखाई जाते हैं। ठीक है, दिस वर्जन ओनली हैज लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ आधार नंबर और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। ठीक है, तो ये मास्क आधार कॉपी डाउनलोड कर लीजिएगा और आगे से इसी को शेयर करिएगा ताकि मिसयूज ना हो सके। तीसरी एक फैसिलिटी जो दी गई है वो है लॉकिंग बायोमेट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको लगता है कि आपकी जो आधार कार्ड है या उसकी कॉपीज़ काफ़ी जगह आप दे चुके हैं, फ़ोन नंबर से लेकर दूसरी सभी चीज़ों के लिए, और उसका मिसयूज़ हो सकता है, तो उस केस के अंदर आप यूआईडीएआई की वेबसाइट पे जाकर अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक भी कर सकते हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस एंड फेस रहता है, और उसे टेम्परेरी बेसिस पे भी और यहाँ पर लंबे समय तक के लिए भी इसे आप ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि इसको ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ ना किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने डेटा को लॉक कर सकते हैं, यूआईडीआई ने इसका प्रावधान भी रखा है। तो यूज़र कैन लॉक इस डेटा को टेम्परेरी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे, डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, और आगे जाके अगर आपको अनलॉक करना है तो अनलॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए, ये तो अभी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्हाट अबाउट द मिसयूज जो कि ऑलरेडी हो चुका होगा, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलने से पहले, वहां पर सोचने वाली बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। 2023 का कोर्स अवेलेबल है, आप नेट 50 कूपन कोड को यूज़ कर सकते हैं, और जो आपका 2023 का या फिर जो दूसरे कोर्सेज भी हैं, उसमें जाकर एनरोल करा सकते हैं exam.netmok.com के ऊपर। जितने भी कोर्सेज हैं लार्जली जो
पूरे साल के कोर्सेज है उसमें डे वाइज आपको तैयारी करने का मौका मिलता है। मींस आपको डे वाइज वीडियोस जो है वो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेंगे, आपके डैशबोर्ड के ऊपर मिलेंगे, और डेली आपको डे 1 को कंप्लीट करना है, अपने वीडियोस कंप्लीट करने हैं, एमसीक्यूज दिए वो कंप्लीट करने हैं, फिर डे 2 पे जाएंगे, डे 2 का मटेरियल कंप्लीट करेंगे, डे 3 का। सिमिलरली आप 200 डेज की अपनी जर्नी को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपको बताया जाएगा उसको यहाँ पर आपको स्टडी करना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बात कर रहे हैं नेशनल फ्लैग को लेकर। पूछा गया नेशनल फ्लैग को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। नेशनल फ्लैग जो है वो पॉलिएस्टर या मशीन मेड फ्लैग्स भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इसे प्रोहिबिट किया गया, मतलब आप पॉलिएस्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मशीन मेड फ्लैग्स जो है वो यहाँ पर नहीं हो सकते। मे बी इस पर्टिकुलर जो टेक्सटाइल है इसका इस्तेमाल ना किया जा सकता। होस्टिंग यूज ऑफ डिस्प्ले ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इज गवर्न बाय फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 ओनली। हमारे यहाँ पे 2002 का जो फ्लैग कोड है उसके हिसाब से यहाँ पर सारी चीजें करी जाती हैं, चाहे हमें फ्लैग को होस्ट करना है या फिर फ्लैग को डिस्प्ले करना है, दोनों चीजों की बात करी जा रही है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करेंगे डिस्कशन इसको लेकर। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? देखिए, अभी रिसेंटली जो आपका नेशनल फ्लैग कोड है उसके अंदर करे गए हैं चेंजेस, जिसको हम कहते हैं अमेंडमेंट्स, ठीक है। और उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए नेशनल फ्लैग जो पॉलिएस्टर का बना होगा, मशीन मेड फ्लैग्स होंगे, वो भी अलाउ करे गए हैं। नाउ द नेशनल फ्लैग शेल बी मेड अप ऑफ हैंडस्पन, हैंड वूवन, मशीन मेड भी हो सकता है, वो कॉटन का भी हो सकता है, वो पॉलिएस्टर का भी हो सकता है, वूल का भी हो सकता है, सिल्क का भी हो सकता है, खादी का भी हो सकता है, ठीक है। पहले ये चीज अलाउड नहीं थी, लेकिन अभी इसे अलाउड किया गया। तो नेशनल फ्लैग फ्लैग जो पॉलिएस्टर के बने हैं, मशीन मेड बने हैं, क्या वो प्रोहिबिटेड है? नहीं, पहले प्रोहिबिटेड थे, अब उसे कोई भी मना नहीं करेगा। नाउ होस्टिंग की बात करें, यूज की बात करें, डिस्प्ले की बात करें, तो यहां पर दे आर गवर्न्ड बाय प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। मैं लिख देता हूं यहां पर, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 और फ्लैग कोड 2002। तो ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट यहां पर आपकी गलत हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर ओनली की वजह से आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, एंड दैट्स वाई यहां पे इसको आप इनकरेक्ट करेंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि पूछ रहा है जीआई टैग के बारे में बात करें आंध्र प्रदेश का। तो जीआई टैग आर्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इन चारों में से कौन सी आंध्र प्रदेश से आती है? अगर हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की बात करें, मछलीपट्टनम, कलमकारी, जारदोजी एंड फुलकारी, नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन, बताइए। वैसे इस तरीके का क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा जा चुका है, अदर वे अराउंड में, वहां पर ये पूछा गया था कि बताइए ये जो प्रोडक्ट है ये कौन से प्रदेश से आता है। आपके यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया है। चलिए यहाँ पर आंसर दूं तो वैसे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हिंट भी दिया था। देखिए, ये हिंट जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में मिले, यहाँ पे मछलीपट्टनम लिखा है, जिससे आपका आसान हो जाता है पता लगाना, क्योंकि मछलीपट्टनम से आप आंध्र प्रदेश को एसोसिएट कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि एग्जाम के अंदर ये चीज आपको दी गई हो। वहां पे सिर्फ कलमकारी भी लिखा जा सकता है। कलमकारी टेक्सटाइल अभी न्यूज में थी, ये जो आर्ट है, कहा जा रहा है कि इट इज स्ट्रगलिंग फॉर इट सर्वाइवल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ब्लैक जैगरी इन द मार्केट, क्योंकि इसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है और वो चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी आपको आर्ट बनानी है, उसका रॉ मटेरियल ही आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर कैसे बनाओगे? ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके ऊपर। कलमकारी रेफर्स टू एक एंशियंट स्टाइल है, जिससे आप हैंड पेंटिंग के नाम से जानते हैं। हैंड पेंटिंग करी जाती है इसके अंदर, और इसके अंदर जो पेन भी होते हैं, टैमरिन जो होती है उससे पेन बनाए जाते हैं। नेचुरल डाइस का इस्तेमाल किया जाता है। पेन, यहाँ पे मैं आपको एक बार लिख कर बताता हूँ। कलम का मतलब होता है पेन, करी मतलब या कारी मतलब आपकी क्राफ्ट्समैनशिप, ठीक है। तो पेन से जो आप क्राफ्ट्स यहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल नेचुरल डाइस, नेचुरल पेन यूज किए जाते हैं। पेंटिंग्स जो होती है ये फैब्रिक्स के ऊपर बनाई जाती है, फैब्रिक स्क्रोल्स के ऊपर बनाई जाती है, और इसके अंदर जो थीम्स होते हैं वो हिंदुइज्म के थीम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैनिज्म के थीम आपको देखने को मिलेंगे, बुद्धिज्म की जो लिटरेचर है उसके थीम भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। नाउ इट बिकेम पॉपुलर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ गोलकोंडा सुल्तानत, जो थी वहां पे बहुत ज्यादा पैसा जो था इस आर्ट को बढ़ाने के लिए दिया जाता था, और वहां से ये जो आर्ट थी उसने फलना फूलना शुरू किया। इसके अंदर वैसे बात करी जाए तो फ्लावर्स भी बनाए जाते हैं, पीकॉक बनाए जाते हैं, डिवाइन कैरेक्टर जो रामायण महाभारत के, यहाँ पर उनको भी ड्रॉ किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि नेपच्यून को लेकर है। पूछा गया नेपच्यून को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। नेपच्यून एंड यूरेनस दे आर सिमिलर इन मास, साइज एंड एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। तो नेपच्यून यूरेनस जो है उसमें सिमिलैरिटी बताइए, क्या सिमिलैरिटी है जो यहाँ पे पैरामीटर्स बताएं, मास या साइज या फिर कंपोजिशन के बेसिस पे। यूरेनस इज
डिस्टिंक्टली ब्लूअर देन नेपच्यून। तो जो यूरेनस है उसके कलर के बारे में भी बताया है। 10 सेकेंड्स सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। रिसेंटली अभी न्यूज आई थी जिसके अंदर साइंटिस्ट लोगों ने बताना शुरू किया कि वाई नेपच्यून इज ब्लूअर देन यूरेनस। मींस यूरेनस ब्लू नहीं है, नेपच्यून ज्यादा ब्लू है यूरेनस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है, लेकिन हाँ वैसे बात करी जाए दोनों में काफी सिमिलैरिटी है। नेपच्यून और यूरेनस की बात करें, सोलर सिस्टम के अंदर नेबर्स माने जाते हैं, और अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो मास को लेकर, साइज को लेकर, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन को लेकर दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च चल रही थी जिसमें बताया कि एक हेजी लेयर है जो कि दोनों प्लैनेट्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है, उसमें दोनों में ही ब्लू की शेड आती है, लेकिन यहाँ पर जो नेपच्यून है उसके अंदर आपको जो ब्लू है वो ज़्यादा दिखाई देगा। उसी को लेकर यहाँ पर साइंटिस्ट ने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिन लोगों ने ए मार्क किया है वो अपने आप को -2 दीजिएगा, क्योंकि इनकरेक्ट रिक्वायर किया गया है। बहुत सारे लोग जब एग्जाम में जाएंगे अंडर द प्रेशर, जब देखेंगे ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, जब आपको बबल भरना होगा तो उसमें ए बबल आप भर देंगे यहाँ पर एक एक नीचे वाला जो होगा, और यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में करेक्ट पूछा ही नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि साउथ वेस्ट मानसून को लेकर पूछ रहा है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट साउथ वेस्ट मानसून को लेकर आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन गलत है। नाउ ये कंट्रीब्यूट करता है मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज एनुअल रेनफॉल। तो यहाँ पर 50% से ज्यादा रेनफॉल जो होती है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है? क्या ये साउथ वेस्ट मानसून करता है? मे बी अ गुड मानसून लीड टू अ राइज इन रूरल इनकम इन द कंट्री। क्या इससे रूरल इनकम के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है? मे बी। नाउ 10 सेकेंड्स सोचिए क्या आंसर होगा। अभी इस बार हमने देखा कि जो साउथ वेस्ट मानसून है इसका अर्ली अराइवल हुआ है, और इट हैज़ बेसिकली ब्रॉट अ लॉट ऑफ रिलीफ एंड होप्स, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि इस बार बारिश अच्छी होगी, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स अच्छी होगी, एग्रीकल्चर का आउटपुट अच्छा होगा, और इसी वजह से रूरल एरिया में जहाँ पर एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है वहाँ पर इनकम बढ़ेगी। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून जो है माना जाता है कि ये 74.9% टोटल एनुअल रेनफॉल को कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की एनुअल रेनफॉल के अंदर। तो ये जो है पहली दूसरी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। आपसे अगर करेक्ट पूछा होता तो सिंपली आप सी मार्क कर देते, लेकिन यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे अगर आप देखेंगे जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है यहाँ केरला से एंट्री लेता हुआ फिर धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि पूरे भारत में फैल जाता है। ठीक है, यहाँ पे अभी रिसेंटली वैसे यूजुअली माना जाता है कि 1 जून को एंट्री होती है, लेकिन कई बार ये एंट्री 3-4 दिन पहले और कई बार 4-5 दिन बाद में भी होती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर मॉनसून अर्ली आता है या लेट आता है उसका मतलब ये नहीं है, अर्ली आने का मतलब ये नहीं है कि मॉनसून अच्छा होगा, लेट आने का मतलब ये नहीं है कि मॉनसून बुरा होगा। कई बार आपने देखा है, ये चीज़ हमने पिछले डेटा को भी स्टडी किया था, क्वेश्चन बन के आ सकते हैं यहाँ से, कि इसका क्वांटम से रिलेशन कुछ भी नहीं है, एवरेज हो जाता है। कई बार जल्दी आने के बाद भी शुरू में बारिश अच्छी हो जाती है, बाद में कम हो जाती है, लेट आने के बाद भी बाद में एकदम से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो ऑन एन एवरेज बारिश यहाँ पर आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। तो लेट आना और जल्दी आने का क्वांटम से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लेकर पूछा गया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो रिव्यूज होते हैं उसको लेकर पूछा गया कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इन इंडिया फेक रिव्यूज पोज अ थ्रेट टू कंज्यूमर राइट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो जो फेक रिव्यूज होते हैं ये एक थ्रेट है किस चीज़ के लिए? कंज्यूमर के राइट्स के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। मे बी मशीन लर्निंग जो है वो क्या कर सकती है, वो इस प्रॉब्लम को, जो फेक रिव्यूज की प्रॉब्लम है, इसको सोल्व कर सकती है। 10 सेकेंड्स, क्योंकि आपने देखा है, देखिए बहुत बार हम भी जब कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, अमेजोन से लें, फ्लिपकार्ट से लें, किसी भी वेबसाइट से लें, तो सबसे पहले रिव्यूज़ को देखते हैं कि हमसे पहले जिन लोगों ने खरीदा है उनको वो प्रोडक्ट कैसे लगा। और आप ये भी जानते हैं कि वो जो प्रोडक्ट खरीदे गए होते हैं उसके अंदर भी आपने भी कई बार कुछ प्रोडक्ट खरीदे होंगे, आपके घर पे सामान आता है, उसके साथ एक छोटा सा कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है कि आप हमें 5 स्टार रिव्यू दीजिए, उसमें एक फोटो क्लिक करके हमारे इस मेल पे भेजिए, हम आपको पेटीएम में 100 रुपये रिटर्न कर देंगे, 50 रुपये रिटर्न कर देंगे। और उस लालच में आकर कुछ लोग ऐसा कर भी देते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि आपके एक गलत रिव्यू की वजह से क्या होगा। पहले एक बंदा गलत रिव्यू देगा, 2 देगा, 10 देंगे, 50 देंगे, 100 देंगे, और वो जो एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट था वो एक हाई वैल्यू के ऊपर बिकना शुरू हो जाएगा, जिससे आगे आने वाले हर कंज्यूमर जो है वो चीटेड फील करेगा। और कुछ ईमानदार लोग ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा, कमेंट सेक्शन में आप पढ़ते होंगे कि ये जो व्यक्ति ये चीज़ें सेल कर रहा है ये 100 रुपये का आपको कैशबैक दे रहा है, तो इसलिए रिव्यूज़ के ऊपर मत जाइएगा। ठीक है, ऐसी भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, अगर देखा जाए यहाँ पर कंज्यूमर के बिहेवियर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जा रही है जब भी हम फेक रिव्यूज़ देखते हैं सेलर के द्वारा, राइट। तो यहाँ पर इसी चीज़ को रोकने के लिए कहा गया है कि ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत आता है। यस, और ये इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मशीन लर्निंग जो है क्या इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है? आंसर इज यस। गवर्नमेंट जो है वो इस इशू के ऊपर डिस्कशन कर रही है ताकि जो हमारी इनोसेंट जनता है
जो कोई भी चीज़ खरीदने जाती है सबसे पहले वो रिव्यू ही देखती है, क्योंकि एक सोशल आप कह सकते हैं कि अप्रूवल ज़रूरी होता है जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे होते हैं। जब आपको पता है कि सामने वाले को अच्छा लगा, उसी से सुनकर आपको लगता है कि ठीक है, जब 1000 लोग कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो अच्छा ही होगा, बट नॉट नेसेसरी। और इसी वजह से आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, और समटाइम्स यू डोंट गेट द रिटर्न। नाउ यहाँ पर इंडियन सिनेरियो की बात करें तो ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स अ वर्चुअल शॉपिंग एक्सपीरियंस विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी टू फिजिकली व्यू, क्योंकि जो भी हम ऑनलाइन चीज़ें परचेज करते हैं उसमें हम फिजिकली तो देख नहीं सकते। मान लीजिए आप लैपटॉप खरीद रहे हैं, वो तो जब घर आएगा तभी आपको पता चलेगा, और बहुत सारी चीज़ें आजकल नॉन रिटर्नेबल भी होती हैं। इंडिया के अंदर फेक जो रिव्यूज़ हैं ये काफ़ी बड़ा थ्रेट जो है वो बन चुके हैं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर अब इसे खत्म करने की बात करनी शुरू करी गई है। एक्ट जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो स्टेट करता है कि अगर फेक रिव्यूज़ होते हैं तो कहीं ना कहीं जो यहां पर कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स का वायलेशन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से पूरा लेक्चर जो है उसे रिव्यू करते हैं 2 मिनट के अंदर। इस 2 मिनट की रिवीजन को मत भूलिएगा, यहाँ पे करिएगा, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आता है इसका आंसर देना शुरू करिएगा। सो वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर लोकेट करता है? सो इट इज इन उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा। टूरिस्ट के लिए ओपन अप किया गया इसे। आपका यूरिया के बारे में डिस्कशन किया था, तो ये लिक्विड यूरिया जो है सोयल वाटर एयर पोल्यूशन को कम करेगा, क्रॉप यील्ड को बढ़ाने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमने अस्त्रा M1 मिसाइल देखी थी, कौन बना रहा है इसे जल्दी से बताएं? ये आपकी एयर टू एयर मिसाइल है जिसे DRDO बना रहा है, ने डिज़ाइन किया है बेसिकली, और अभी भारत डायनेमिक्स जो है वो इसका मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर भी ले चुका है। फिर हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में देखा था, 50 साल हो चुके हैं, UNEP यहाँ पर बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमने देखा था आधार डेटा को लेकर 3 चीज़ें कर सकते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आज ही जाकर अपनी मास्क आधार कॉपी ले लीजिएगा, बायोमेट्रिक्स को देख लीजिएगा, आपको परमानेंट या टेम्प्रेरी बेसिस पे लॉक करना है तो, लेकिन हाँ UIDAI की वेबसाइट पर जरूर जाइएगा। नेट 50 कूपन कोड को यूज़ कर लीजिएगा जो भी आप यहाँ पर कोर्सेज जो है सब्सक्राइब करना चाहते हैं उसके लिए। देन नेशनल फ्लैग के बारे में डिस्कशन किया था, तो अभी मशीन मेड फ्लैग्स जो हैं वो भी आ सकते हैं, साथ ही साथ पॉलिएस्टर का यूज़ भी किया जा सकता है। 2 चीज़ें यहाँ पर हैं, एक तो फ्लैग एक्ट आपका है और दूसरा नेशनल ओनर एक्ट 1971 का है जो इसको गाइड करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। GI के अंदर हमने मछलीपट्टनम कलमकारी के बारे में देखा था। नेक्स्ट हमने नेपचून के बारे में देखा, नेपचून जो है वो ज़्यादा ब्लू है, ये अभी स्टडी के अंदर निकल कर आया, अदरवाइज यूरेनस का भाई ही है, दोनों एक जैसे प्लैनेट्स आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमने साउथ वेस्ट मानसून के बारे में देखा, 75% रेनफॉल हमारे यहाँ से आती है और रूरल इनकम के लिए डेफिनेटली ये काम का रहता है। नेक्स्ट हमने लास्ट में ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में देखा, फेक रिव्यूज जो हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, उसी चीज़ को रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसे खत्म करने की बात करी गई है कि किस तरीके से इसे खत्म किया जा सकता है। रिवीजन हमारी हो चुकी है, जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन में मार्क्स बताइएगा। यहाँ पर अगर 6 या 6 से ऊपर आपका स्कोर है, डेफिनेटली आप सेफ जोन में है, हो सकता है आप टॉपर भी हो, अपने मार्क्स जरूर यहाँ पर मेंशन करिएगा। और 6 से कम है तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा यहाँ पर ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे स्कोर आपका 10/10 क्यों ना हो, इसे सेकेंड टाइम देखकर इस वीडियो को आप अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी है। जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, उसे आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।